सो आज हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला वाला पार्ट करेंगे। सो डायमेंशनल एनालिसिस पहले तो क्या होता है कि द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशन। सो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज represented by derived units can be expressed in terms of some combination of 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे। क्या क्या वो फंडामेंटल क्वांटिटीज था, है ना? मास का था, है ना, लेंथ का था, टाइम का था, तो एम एल टी हो गया। करंट का हो गया इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एम्पियर ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। तो ये सारे जो क्वांटिटीज है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो आपको हम लोग जिनको यूज करेंगे आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए, ठीक है। सो the nature of physical quantity is described by its dimension. All the physical quantities represented by derived units can be expressed in terms of some combination of 7 fundamental quantities जो हम लोगों ने define किया है, और base quantities जिनको हम लोग base quantities भी कहते हैं। Now these base quantities are known as 7 dimensions of the physical world. So these are the 7 dimensions of the physical world. Now they are denoted with brackets. तो इसको जनरली सारे जो डायमेंशंस हैं उनको हम लोग ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ का जो डायमेंशन है उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं। जैसे लेंथ को हमने बोला कि कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को अगर हम देखेंगे तो ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। फिर टाइम है, टाइम को हम लोग कैपिटल टी से करते हैं। तो ये जनरली ये जो मास, लेंथ और टाइम वाला है, इससे सारा मैकेनिक्स का जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो डिफाइन हो जाती हैं इन 3 डायमेंशंस में। चौथा जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जब देखेंगे तो वहां पे इसका यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमारा दूसरा है हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर को जैसे केल्विन होता है तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसको हम लोग कैंडेला सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7th वाला जो है उसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। तो ये सारे अपने कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये 3, 3, 6 और एक ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इन 7 डायमेंशंस। So the base quantities are known as 7 dimensions of the physical world, and all other derived quantities are being represented in terms of these 7 dimensions, है ना। तो ये बेसिकली 7 डायमेंशन नोन है। और जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग डिराइव करेंगे, मान लो स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वर्क डन है, इन सब को इन्हीं 7 क्वांटिटीज के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वो हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गए। तो ये 7 डायमेंशन जो फिजिकल वर्ल्ड के हैं, इसी से हम बाकी सारे डायमेंशंस को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब कि अगर हम लोग बोलते हैं कि एरिया, तो ये क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ का डायमेंशन एल रेज टू द पावर 2 हो गया। तो ये जो पावर है ना, ये इसका डायमेंशन बताता है। मतलब आप क्या लिखोगे कि एरिया हैज अ डायमेंशन ऑफ 2 इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है। सो एरिया का जो डायमेंशन है ना, लेंथ के रेस्पेक्ट में 2 है। तो
the dimension of a physical quantity are powers to which the unit of base quantities are raised. किस power, इसका जो raised to the power 2 रख रहे हैं, तो लेंथ के रेस्पेक्ट में पावर 2 है, तो इस पावर 2 को हम लोग लेंथ का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन लेंथ के रेस्पेक्ट में 2 हो गया, ऐसा लिखेंगे. तो यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट को अगर हम यूज करेंगे, राउंड द क्वांटिटी मींस दैट वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी. सो जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट किसी क्वांटिटी के अक्रॉस यूज करते हैं, मतलब हम लोग उसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं. ये क्लियर है सभी को? yes. जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, राइट? तो लेंथ का एक डायमेंशन हो गया L/T, ऐसे लिख सकते हैं. इसको अगर हम लोग लिखेंगे प्रॉपरली तो L रेज टू द पावर 1, T रेज टू द पावर -1, इस तरह से लिखेंगे. और अगर मास भी इसमें ऐड कर दो तो मास का डायमेंशन 0 हो गया, लेंथ का डायमेंशन 1 हो गया और टाइम का डायमेंशन -1 हो गया. तो जो पावर होता है ना, वो उसका डायमेंशन बताता है. मतलब वेलोसिटी के अंदर मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का डायमेंशन -1. ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. So in mechanics, all the physical quantities can be written in terms of, जो mechanics में जितने भी physical quantities हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वर्क डन पढ़ रहे हैं, मोमेंटम पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, है ना, इम्पल्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे. वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग लेंथ, मास और टाइम के रेस्पेक्ट में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हो मैकेनिक्स में, इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में सारे फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ का भी डायमेंशन L हुआ, ब्रेथ का भी डायमेंशन L हुआ और हाइट का भी डायमेंशन L हो गया. तो डायमेंशन ऑफ द फॉर्मूला करेंगे तो L इंटू L इंटू L, L क्यूब हो गया. तो हम लोग इसको L क्यूब को इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. तो यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन, मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ के रेस्पेक्ट में 3 हो गया. एज द वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम, यहाँ पे मास और टाइम तो है नहीं वॉल्यूम में, तो इट इज सेड टू पोजेस 0 डायमेंशन इन मास एंड 0 डायमेंशन इन टाइम एंड 3 डायमेंशन इन लेंथ. तो इसको हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम पूरा, मतलब प्रॉपर तरीके से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें मास, लेंथ और टाइम तीनों लिखा जाता है. तो वहां पे मास का डायमेंशन 0 लिख देंगे, लेंथ का डायमेंशन 3 लिख देंगे और टाइम का डायमेंशन 0 लिख देंगे. और लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे कि वॉल्यूम, द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन मास इज 0, इट हैज 0 डायमेंशन इन टाइम एंड 3 डायमेंशंस इन लेंथ. तो जो पावर होता है वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इतना डायमेंशन. सो 0 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम. ठीक है. सो 0 dimension in mass, 3 dimension in length and 0 dimension in time. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? So similarly for velocity, we write velocity is displacement by time. तो इसको हम लोग, ये सब तो समझ में आ रहा है ना? बेसिकली क्या है, देखो नई चीज है, थोड़ा सा तुम लोग को हिचक लगेगा कि क्या बात हो रही है, ऐसे तो हम लोग रिप्रेजेंट कभी करते नहीं थे. बट धीरे धीरे ये रिप्रेजेंटेशन तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि हर चैप्टर में इस रिप्रेजेंटेशन का यूज है. जो भी चैप्टर पढ़ेंगे पहला चीज यही पढ़ते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है. अगर वर्क पढ़ेंगे तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूलेज हमें पढ़ने होते हैं. तो अभी एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं. पहला हम लोग वॉल्यूम का एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, वॉल्यूम का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला किया. अब ये सेकंड जो है हम लोग वेलोसिटी का कर रहे हैं. वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है. अब इसकी अगर हम बात करें तो
द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ बाय टाइम है, तो इसको हम लोग देखो मास का कोई भी यूनिट नहीं है यहाँ पे, तो मास का डायमेंशन 0 इन मास, द डायमेंशन ऑफ is 0 in mass, 1 in length, and -1 in time. So thus the velocity has 0 dimension in mass, 1 dimension in length, and -1 dimension in time. इस तरह से इसको पढ़ेंगे, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, m0 l1 t to the power -1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। सिमिलरली तीसरा एग्जांपल फोर्स का देखो, फोर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक तुमको रिलेशन पता होना चाहिए, उस रिलेशन से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट तो m ही है, और एक्सेलरेशन क्या है, लेंथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम और मास इनटू लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। तो ये अगर पता चल रिलेशन, तो इसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, मास इनटू लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। मास का डायमेंशन तो 1 ही होता है, m का डायमेंशन, मास का डायमेंशन m हो गया, लेंथ का l हो गया, और टाइम का t स्क्वायर लिखा है। अब इसको ऊपर लेके आओगे, ये गलत लिखा हुआ है, m1 l1 t to the power -2 हो जाएगा, ठीक है। So thus the force has 1 dimension in mass, 1 dimension in length, and -2 dimension in time, ठीक है। So यहाँ पे जो मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है, और -2 डायमेंशन है टाइम का। द डायमेंशन इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज आर 0, मतलब बाकी जो 4 बेस क्वांटिटी और नहीं दिया हुआ है उन सब के रेस्पेक्ट में डायमेंशन 0 है। बट ये मैकेनिक्स का क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिक्स में है, तो इसीलिए इसको मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में ही हम लोग लिखते हैं, बाकियों को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला है और डायमेंशनल इक्वेशन है। तो द एक्सप्रेशन विच शोज एंड which of the base quantities represent the dimension of a physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो हमें वो सारे बेस क्वांटिटीज को बताता है जो कि यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला को डिफाइन करने में है, यूज हो रहा है, वो हम लोग उस एक्सप्रेशन को बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल द डायमेंशनल फॉर्मूला, वॉल्यूम का हमने देखा m0 l3 t0 था, स्पीड का m0 l1 t-1 है ना, 1 लिख दो। यहाँ पे m0 l1 t-2 हो गया तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। So an equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation। तो अगर एक इक्वेशन बना दें यहाँ पे, जैसे ऐसे लिखें कि भाई वॉल्यूम को v ब्रैकेट के अंदर, तो v इज इक्वल टू m0 l3 t0, मतलब ये वॉल्यूम का डायमेंशन अब मास, लेंथ और टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वल टू साइन के साथ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। उसी तरह स्पीड का जो है m0 l1 t-1 हो गया, फोर्स का m1 l1 t-2 हो गया, डेंसिटी का m1 l-3 t0 हो गया। तो ये सारे डायमेंशनल इक्वेशंस। So dimensional equation can be obtained from the equation representing the relation between physical quantities, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब, तो इस रिलेशन से हम लोग ये डायमेंशनल इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो वही चीज लिख रखा है, डायमेंशनल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। आपको रिलेशन अगर पता है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तब आप डायमेंशनल इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं।
ठीक है। अब बिफोर वी गो टू दिस यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूलेज हम लोग को समझने होंगे। तो ये चार्ट हम तुम लोग के साथ शेयर कर लेंगे। इसमें सारे डायमेंशनल फॉर्मूलेज दे रखे हैं जो तुम्हारे काम के होंगे, बेसिकली जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग बात करें स्टार्ट के कुछ इसमें, तो देखो ये जो मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं, पहला एरिया है। एरिया का रिलेशन क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ है, मतलब दोनों जो है लेंथ का ही डायमेंशन है, तो L इंटू एल हो जाएगा। इसको लेंथ को भी L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ब्रेथ को भी L से कर सकते हैं। L इंटू एल क्या हो गया? L स्क्वायर हो गया। अगर मास, लेंथ और टाइम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो m0 L स्क्वायर T0, इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। जहां पे नहीं समझ में आएगा रोक के पूछ लेना। और यहाँ पे SI यूनिट क्या हो गया इसका? मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है? वॉल्यूम का हम लोग देख ही चुके हैं, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, m0 L3 T0 हो गया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। SI यूनिट मीटर क्यूब हो गया। डेंसिटी का अगर हम बात करें तो मास बाय वॉल्यूम होता है m बाय एल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए m1 L-3 T0 हो गया। ठीक है, सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे। अब SI यूनिट जो है हमारा kg पर मीटर क्यूब हो गया, राइट। स्पीड का अगर हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, L अपॉन टी। सो m0 L1 T-1 हो जाएगा, राइट। ये स्पीड का हो गया। और यहाँ पे SI यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है। पांचवा वेलोसिटी का देखिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, m0 L1 T-1। लेंथ बाय टाइम है, लेंथ बाय टाइम, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का हम लोग को ऑलरेडी पता है लेंथ बाय टाइम होता है L बाई टी। तो LT-1 इसको T से और डिवाइड कर दो तो LT-2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T⁻⁻2 हम लोग लिख सकते हैं। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। तुम लोग पढ़ चुके हो ये 9th क्लास में मोमेंटम को। तो मास हो गया m और वेलोसिटी हो गया L1 T-1। अब इनको ज्वाइन कर दोगे तो m1 L1 T-1 यूनिट kg मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था इसका। क्लियर है बच्चों? आ रहा है ना समझ में? आ रहा है सभी? यस सर। अब हम लोग अगर इस पे मोमेंटम के बाद आते हैं फोर्स पे। देखो ये हमारा फोर्स है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का तो m ही हो गया, एक्सेलरेशन का ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं LT-2। तो m1 L1 T-2 हो गया। इसका यूनिट न्यूटन है। अब वर्क का अगर देखेंगे, वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना। फोर्स का होता है ML-T-2, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं इसके प्रीवियस वाले में। और डिस्टेंस का L हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ML² T-2, ये हो गया वर्क डन। वर्क डन और एनर्जी का सेम होता है, क्योंकि एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो एनर्जी का भी सेम हो जाएगा ML² T-2। पावर का क्या करोगे? वर्क बाय टाइम हो जाता है, तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो तो ML² T-3 हो जाएगा। प्रेशर क्या है हमारा? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ML-T-2 है। इसको L² से डिवाइड कर दो तो ML-1 T-2 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो होता है, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो इसका और वर्क का सेम डायमेंशन होगा, ML² T-2। उसी तरह ये सारे हैं, देखो इन सब का रिलेशन वगैरह दे रखा है तुमको। ये सारे रिलेशंस जो हैं अच्छे से देखने होंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से पूछ लोगे तुम, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि ये देखो तुम लोग अभी के लिए, है ना, अभी के लिए यहां तक ही करना, ठीक है, जो मैकेनिक्स वाला है, राइट। और इसके आगे वाला जो क्वांटिटीज है ना, वो हम लोग बाद में करेंगे, जब तुम लोग जो जो चैप्टर कर रहे होगे उस पे हम लोग फिर करेंगे। जैसे थर्मल क्वांटिटीज अभी करने की जरूरत नहीं है,
राइट। उसी तरह चार्ज वगैरह का भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिज्म का जरूरत नहीं है ज्यादा। तो ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा जभी जभी जरूरत पड़ेगा वहां वहां पे हम लोग यूज कर लें। कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे यूज होगा। एक एक या एक दो क्वांटिटीज अगर हम लोग यूज करें, तुमको समझा देते हैं जिससे तुमको समझ में आ जाए। अभी देखो, हम लोग को लेट्स से थर्मल क्वांटिटीज में हीट और एंथैल्पी, हीट क्या है? एनर्जी है बेसिकली, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो हीट का वही यूनिट होगा जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml²T-2 था, तो हीट का यही हो गया। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट अगर हम देखते हैं, तो अगर तुम लोग बाद में जब पढ़ोगे तो हीट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हीट आता है। ये रिलेशन है। सो देखो, हीट बाय मास इनटू टेम्परेचर कर लोगे, हीट को डिवाइड कर दोगे मास और टेम्परेचर से, तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। ये स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सो अब हीट का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ml²T-2 होता है, मास का m होता है और टेम्परेचर का k होता है। तो अब इन सब को ज्वाइन कर देंगे तो m और m डिवाइड हो गया, तो m⁻⁴ L²T-2, t ये टाइम वाला t है और ये टेम्परेचर वाला k है, k-1। तो ये हमारा बेसिकली पूरा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों? यस सर। उसी तरह लेटेंट हीट होता तो हीट बाय मास हो जाता, ml²T-2 को m से रिप्रेजेंट डिवाइड कर देंगे तो m0L²T-2 हो जाएगा। अलग अलग चीजें हैं, ये सारे रिलेशंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो उसको डिटेल में तब करेंगे। उसी तरह एक मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला भी थोड़ा सा एक दो बता दूं, जो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो जिनके बारे में। जैसे चार्ज हम लोग को पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ये रिलेशन पढ़े हम लोग, पढ़े है ना। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, पढ़े हो ना बच्चों? तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम हो जाएगा। करंट का हमें पता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम कैपिटल टी से, तो ए इंटू टी हो जाएगा। अब देखो, मास लेंथ तो होता ही है m0 l0 T1 और A1, तो m0 l0 T इंटू ए, ये चार्ज का हो गया डायमेंशनल फॉर्म। अब पोटेंशियल का, तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? V, ये भी रिलेशन 10th क्लास में पढ़े थे, वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पढ़े हैं ना हम लोग ये रिलेशन। वर्क डन क्या होता है बेसिकली? वर्क डन का ml²T-2 होता है, चार्ज का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एम्पियर इंटू मतलब करंट इंटू टाइम, ए इंटू टी। अब इन सब को ज्वाइन कर लोगे तो ml²T-3 A-1 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। रेजिस्टेंस तुम लोग जानते हो, रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो पोटेंशियल का ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, ml²T-3 A-1, इसको करंट से डिवाइड कर देंगे तो ml²T-3 A-2 आ गया, ये रेजिस्टेंस का। तो इसी तरह बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सबको हम लोग को करना होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, ये क्लास के बाद हम शेयर कर लेंगे आप लोग के साथ। आगे फिर हम लोग इस पे चलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेस पे बेसिकली। सो यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, तो पहला क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ठीक है। तो दीज, इसका यूज जो हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन का, डायमेंशनल फॉर्मूलेस का करते हैं, पहला एप्लीकेशन है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब कन्वर्ट करना होता है, वहां पे हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हैं। So this is based on the fact that magnitude of a physical quantity remains the same whatever be the system of its measurement। तो जो मैग्नीट्यूड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो तो सेम ही रहेगा ना। तुम यूनिट चेंज करोगे तो उससे मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं।
अगर मान लो 1 मीटर जितना लेंथ को स्पेसिफाई कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, चाहे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो चाहे किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, वो लेंथ तो लेंथ ही रहेगा, लेंथ तो कम ज्यादा होगा नहीं। उसी लेंथ को हम लोग अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसीलिए ये कह रहा है कि कोई भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हम लोग यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू N1 इंटू U1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू N2 U2। N1 U1 क्या हो गया, मान लो हम लोग एक क्वांटिटी है 10 मीटर से हम लोग एक लेंथ को मेजर कर, ठीक है, तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा N1 हो गया, ये U1 हो गया, मतलब एक नंबर और ये यूनिट हो गया U1। N2 दूसरा नंबर हो गया और यूनिट U2। तो अगर तुम यूनिट चेंज करोगे तो इसके आगे जो नंबर लग रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे यूनिट अलग है तो नंबर अलग है, राइट। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट N1 इंटू U1 करोगे, मतलब 10 मीटर और 1000 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर एक ही चीज को सिग्निफाई कर रहा है, एक लेंथ को, जो कि हम लोग माने कि मान लो यहाँ से मेरे घर के बाहर तक का जो डिस्टेंस है वो पूरा 10 मीटर है, तो 10 मीटर हम लोग पूरे उस डिस्टेंस को बताएंगे, तो वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। सो वही चीज कह रहा है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को तुम किसी मेजरमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यूनिट के चेंज करने से उसके आगे जो नंबर है वो चेंज करेगा, बट इवेंचुअली जो लेंथ है वो चेंज नहीं करेगा। So where U1 and U2 are two units of measurement of the quantities, and N1 and N2 are their respective numerical values, ठीक है। तो U1 U2 अलग अलग यूनिट्स हैं और N1 N2 उसके न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। So suppose M1 L1 T1 are the fundamental unit of mass, length and time in one system, and M2 L2 T2 are fundamental unit of mass, length and time in other system। तो एक सिस्टम में M1 L1 T1 है, दूसरे सिस्टम में M2 L2 और T2 हो गया। अब कह रहा है कि A, B, C आर रेस्पेक्टिव डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम। ये उसका डायमेंशन है, मतलब पावर हो जाएगा। तो अगर किसी क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना होगा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट U1 एंड U2 ऑफ द क्वांटिटी ऑन द टू सिस्टम वुड बी, U1 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे M1 रेज टू द पावर A, L1 रेज टू द पावर B और T1 रेज टू द पावर C। ये U1 बेसिकली यूनिट हो गया, एक यूनिट में इसका रिप्रेजेंटेशन। दूसरे यूनिट में इसका रिप्रेजेंटेशन M2 रेज टू द पावर A, L2 रेज टू द पावर B और T2 रेज टू द पावर C हो जाएगा। डायमेंशन सेम रखेंगे, बस ये मास यहाँ पे मान लो केजी में है, यहाँ पे ग्राम में है, लेंथ मान लो यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में और कुछ और हो सकता है, या सेम सेकंड भी हो सकता है। तो ये जो है अलग अलग यूनिट्स को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर हम लोग को, जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया भाई N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो हमारा N1 क्या हो गया या N2 क्या हो गया, मान लो हम लोग को कन्वर्जन करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाय U2, ये U2 आके इसको डिवाइड कर देगा। तो अब हमें U1 और U2 हम लोगों ने क्या बोला है, N1 इंटू U1 क्या था हमारा, M1 raised to the power A, L1 raised to the power B और T1 raised to the power C। और U2 जो हमारा था that was equal to M2 raised to the power A, L2 raised to the power B और T2 raised to the power C। So ये हमें N2 का वैल्यू दे देगा। तो N2 is equal to N1 into M1 by M2 raised to the power A, L1 upon L2 raised to the power B and T1 upon T2 raised to the power C। ये हमें N2 का वैल्यू दे देगा, N2। तो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू दिस। अब इसका यूज, एक एप्लीकेशन देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करें। मान लो आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। हमें पता है कि न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, एमकेएस सिस्टम है, और डाइन जो है हम लोग सीजीएस यूनिट
है बेसिकली हमारा ये MKS यूनिट. So 1 Newton is absolute unit of force on MKS system or dyne is absolute unit of force in CGS system, right? So dimensional formula force का अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, m1 l1 t to the power -2 है. मतलब जो m का पावर a is equal to 1, b is equal to 1 और c is equal to -2, मतलब m का डायमेंशन 1, l का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन -2. अब हम लोग को पता है कि ये MKS सिस्टम है, तो मास यहाँ पे m1 1 kg में होगा, l1 मीटर में होगा और t1 1 सेकेंड में होगा, राइट. ये हो गया हमारा बेसिकली u1 का वैल्यू. और u2 का वैल्यू देखोगे तो मास ग्राम्स में है, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम 1 सेकेंड. अब जब हम लोग कह रहे हैं कि और n1 क्या है, ये कह रहा है 1 न्यूटन. n1 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया. दिस इज इक्वल टू 1, n1 इज इक्वल टू 1. न्यूटन तो तुम्हारा ये यूनिट ही है जो u1 कह रहे हैं हम लोग. तो न्यूटन इज u1, तो n1 u1 हो गया. और यहाँ पे n2 का वैल्यू निकालना और u2 डाइन दे रखा है. तो u2 को अगर हम लोग मास लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखेंगे तो ये इस तरह से आता है u जो डायमेंशन है. अब हम लोग के हिसाब में फॉर्मूला क्या है हमारा, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाय m2 रेज टू द पावर a. a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे 1 है तो इसको 1 से रिप्लेस कर लो. l1 बाय l2 रेज टू द पावर b एंड t1 बाय t2 रेज टू द पावर -2. ये हमें पता चल गया. अब हम लोग सारे वैल्यूज डाल देते हैं. n2 इज इक्वल टू n1 क्या है, 1 न्यूटन था तो 1 कर लेंगे. मास अगर m1 में देखोगे kg और ये ग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 kg बाय 1 ग्राम रेज टू द पावर 1. लेंथ में ऊपर मीटर में होगा 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 1. और टाइम तो दोनों सेकेंड ही है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड और यहाँ पे भी 1 सेकेंड रेज टू द पावर -2. तो ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा. अब इसको अगर लिखोगे n2 इज इक्वल टू 1 इंटू kg बाय ग्राम. kg क्या होता है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे kg को तो 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम हो गया. और यहाँ पे 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, राइट, इनटू ये 1 था. अब इसको कट कर लो, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम कैंसिल हो गया. ये 1000 और 100 ये कितना होगा, 10 टू द पावर 5 हो गया. तो जो n2 ये जो नंबर है यहां से जो मिसिंग था हमारा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, हमें निकालना है कि कितने डाइन्स, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, मतलब n2 का वैल्यू निकालना था. वो कितना निकल गया, 10 टू द पावर 5 निकल गया. तो 1 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर हो गया, 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर हो गया. तो ये हमारा जो 10 टू द पावर 5 था यही यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना था n2. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डायमेंशनल इक्वेशंस को या डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला का हम लोगों ने यूज क्या चीज में किया, कन्वर्ट करने में, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में यूज किया. जहां पे 1 न्यूटन को हमने 10 टू द पावर 5 डाइन में कन्वर्ट करके दिखाया. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. एक और एग्जाम्पल लेट्स से इस पे हम लोग करते हैं तो ज्यादा शायद क्लैरिटी और अच्छे से आएगी. सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग को क्या करना है, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज 540 डाइन पर सेंटीमीटर. तो ये देखो ये भी CGS यूनिट में दे रखा है. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन यूनिट ऑफ मास इज 1 kg, लेंथ इज 1 मीटर एंड टाइम इज 1 मिनट. हम लोग को एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है जिसमें मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर और टाइम का यूनिट 1 मिनट है, सेकेंड नहीं मिनट है. अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग यूज करेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो ये n1 कितना है, 540 है, ठीक है. और u1 हमारा जो दे रखा है डाइन सेंटीमीटर में,
यहाँ पे ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड्स में होता है M1, L1 और T1 CGS यूनिट में। और यहाँ पे सेकेंड वाले में तुमको क्या बोल रखा है कि भाई M2 को kg में लो, L2 को मीटर में लो और टाइम को मिनट में लो, राइट। तो इसको अगर अब हम लोग लिखेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 by M2 raised to the power A, L1 by L2 raised to the power B and T1 by T2 raised to the power C। सरफेस टेंशन का हम लोग को पता है फोर्स बाय लेंथ होता है। ये अभी जो चार्ट शेयर करेंगे उससे याद करना है तुमको ये सब रिलेशन। फोर्स बाय लेंथ, फोर्स का हो गया MLT माइनस 2, लेंथ बाय L हो गया। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया M1 L0 T माइनस 2। तो यहाँ पे A के जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, B के जगह क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे और C के जगह -2 कर लेंगे। अब दिस इज इक्वल टू N1 मेरा कितना है 540 है, इंटू M1 बाय M2, M1 1 ग्राम है और M2 1 kg है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे 1000 ग्राम हो जाएगा, रेज टू द पावर 1 हो गया। L1 बाय L2, L1 1 सेंटीमीटर है, L2 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, रेज टू द पावर 0 हो गया, ठीक है, इंटू T1 अपॉन T2, ये 1 सेकेंड और 1 मिनट, 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर। अब देखो रेज टू द पावर 0 है, ये तो खत्म ही हो गया, 1 हो गया। सो N2 का वैल्यू हो गया 540 इंटू 1 बाय 1000 इंटू 1 इंटू 1 बाय 60। इसको कट करेंगे 9 10, 9 बाय 1000 0. अच्छा T टू द पावर -2 था ना, ये -2 है, सॉरी। तो ये -2 होगा ना, तो ये इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होके स्क्वायर हो जाएगा। -2 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 60 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ 540 इंटू 1 बाय 1000 इंटू 1 इंटू 60 इंटू 60। ये तीनों जीरोस कैंसिल हो गए, 36 इंटू 54 करोगे 1944 हो जाएगा। ये N2 का वैल्यू है जो कि यहाँ पे निकाल के बताया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ये तो पहला यूज था डायमेंशनल फॉर्मूला का। दूसरा यूज जो डायमेंशनल फॉर्मूला का है, जहां पे हम लोग को चेक करना है कि डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तुम्हें कोई इक्वेशन दिया होगा, तुमको चेक करने होगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, उसको वो सही तभी होगा जब कम से कम वो डायमेंशनली करेक्ट हो। अगर डायमेंशनली ही रॉन्ग है मतलब वो इक्वेशन भी रॉन्ग ही है। सो magnitude of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have the same dimension, है ना। सो हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। अगर अलग अलग डायमेंशन का फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, thus velocity cannot be added to force or an electric current cannot be subtracted from thermodynamic temperature. This simple principle is called the principle of homogeneity of dimension. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे के दोनों एप्लीकेशन में ये यूज होगा। प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimension in an equation is extremely useful in checking the correctness of an equation. So according to the principle of homogeneity of dimension, only that formula is correct in which the dimension of various terms on one side of the relation are equal to the respective dimension of these terms in the other side of the relation. मतलब LHS और RHS में dimensional formula same होना चाहिए quantity का। अगर same नहीं है
तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट in which the dimension of various terms on one side of the relation are equal to respective dimension of these terms on the other side of the relation. दोनों साइड LHS RHS में दोनों तरफ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए. Power of all three, that is mass, length and time, must match on either side of the formula. भाई लेफ्ट साइड इक्वेशन के जो MLT का जो डायमेंशन होगा और राइट साइड में जो पावर होगा डायमेंशन, वो दोनों सेम होना चाहिए. So when power of even one of them fails to match, अगर एक का भी मैच नहीं करेगा तो वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा. So dimensional consistency does not guarantee correct equation. तो कोई जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन भी करेक्ट हो, बट ये जरूरी है कि अगर डायमेंशनली रॉन्ग होगा तो फिर इक्वेशन रॉन्ग होगा, ठीक है. तो करेक्टनेस जो है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का गारंटी नहीं करता है कि इक्वेशन करेक्ट हो, बट जो रॉन्ग अगर डायमेंशनली है तो फिर वो इक्वेशन रॉन्ग है, ऐसा जरूरी है. Now, if an equation fails this consistency test, it is proved wrong, but if it passes, it is not proved right. तो अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का टेस्ट फेल कर जाता है तब तो वो रॉन्ग प्रूव हो जाता है, बट अगर डायमेंशनली कंसिस्टेंसी का जो है ये पास कर जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट ही हो, तभी भी वो गलत हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्चुअल एरर. सो thus a dimensionally correct equation need not actually be an exact equation, but a dimensionally wrong or inconsistent equation must be wrong. तो अगर dimensionally गलत है तो इक्वेशन गलत होगा, करेक्ट है तो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, इसके लिए और भी दूसरा चेक हम लोग को करना पड़ेगा. अब हम लोग इसका यूज अगर देखें, तुमको ऐसे इक्वेशन दे रखा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल टू 2π√L/g. हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं. तो अब देखो LHS, देखो हमारा t इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है. तो ये जो लेफ्ट साइड LHS का अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो टाइम है, तो LHS का टाइम रेज टू द पावर 1 यही हो गया. अब RHS का देखते हैं, 2π√L/g. 2π तो कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन का कोई मतलब नहीं है. L/g, L का लेंथ हो गया, एक्सेलरेशन का हमें पता है L1t-2 होता है. अब ये L1 और ये L1 कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो गया, √1/t-2. ऊपर लेके चले जाओगे स्क्वायर तो t⁻² हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट t हो जाएगा. तो बेसिकली इधर RHS में भी t आ गया और LHS में भी t आ गया, तो दोनों LHS और RHS में डायमेंशन सेम है. सो एज LHS इज इक्वल टू RHS डायमेंशनली, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज करेक्ट डायमेंशनली. ये डायमेंशनली करेक्ट है. अब देखो तुम बोलोगे कि सर ये हम पूरे इक्वेशन को ही करेक्ट क्यों नहीं बोल सकते. इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि अगर तुम t इज इक्वल टू 2π के जगह t इज इक्वल टू √L/g भी लो, इस ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, बट हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g. तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं. तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो ये कांस्टेंट के भी वैल्यू करेक्ट हो, राइट. कांस्टेंट यहाँ पे 1 है और यहाँ 2π है, तो 2π वाला करेक्ट इक्वेशन है, ये रॉन्ग इक्वेशन है ना. तो ये जो हम लोग पिछले पेज पे बात कर रहे थे कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन करेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है. वो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल देख सकते. क्लियर है बच्चों? यस सर. जैसे यहाँ पे फिर से हम लोग को डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है. v जो है वेलोसिटी है, L लेंथ है, P जो है हमारा प्रेशर है और रो डेंसिटी है. अब देखो v जो LHS का अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो LHS का डायमेंशन m0 L1t-1 वेलोसिटी.
आरएचएस के डायमेंशन के लिए देखो 1 बाय लेंथ हो गया, तो इसको 1 बाय एल कर लो, और ऊपर जो है रूट अंडर पी, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो गया तुम्हारा m1 l1 t माइनस 2, और एरिया जो है एल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है m बाय एल क्यूब हो गया, राइट। अब देखो ये m और ये m कैंसिल हो गया, और ये एल क्यूब ऊपर चला जाएगा, राइट। तो एल एच एस आर एच एस इज इक्वल टू 1 बाय एल, और ये रूट अंडर L4 बाय एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, इसको काटोगे तो एल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय एल इंटू, ये जो एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे एल आ जाएगा बाहर, और टी माइनस 2 का स्क्वायर रूट लोगे -1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, टी टू द पावर -1 हो गया आरएचएस में, और यहाँ पे एलएचएस में क्या है, m0 l1 t -1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m0 l0 t -1। टाइम का तो सेम है, मास का भी सेम है, बट लेंथ का अलग अलग है यहाँ पे डायमेंशन, तो इसीलिए डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम नहीं है, समझ में आ रहा है ना। देखो आरएचएस का t -1 है, एलएचएस का m0 l1 t -1 है, तो यहाँ पे तो l का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये रिलेशन इज नॉट डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो हमें जो चेक करना था डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, हमने चेक करके बताया कि ये रिलेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब लास्ट एप्लीकेशन जो है ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला का है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, तुरंत नहीं हो पाएगा आज के क्लास में, तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे। तुम लोग में से 2 बच्चियों ने मुझे भेजा था केवीपीवाई के लिए, मैंने ऐड कर दिया। अमृत मैंने तुम्हें भी ऐड कर दिया, ठीक है, तुमने भेजा नहीं था लेकिन मैंने तुम्हें ऐड कर दिया। देना है एग्जाम और सब तैयारी अच्छे से करो। तो ये मैं क्या करूंगा कि अभी, बिकॉज वहां पे हम लोग केवीपीवाई के जो क्लासेस हैं वो आगे निकल चुकी हैं थोड़ी, तो अभी हम लोग वहां पे फ्रिक्शन का पोर्शन कर रहे हैं।